गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम इससे पहले पढ़ चुके हैं आपका जो चैप्टर है जल संसाधन वाला। तो यही चैप्टर हमारा चल रहा था आपका सेकंड बुक का, जिसमें हमने लेगून तक पढ़ चुके थे कि लेगून किसे कहते हैं। खारे पानी की जो झीलें जो समुद्र के पानी से बनती हैं उनको लेगून कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी जो लेगून झील है वो चिल्का झील है। आज हमारा अगला है जल की मांग और उपयोग। किस प्रकार से हमारे यहाँ पे जल की मांग और उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या लगभग, इनके आपको वैसे बता दूं कि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल की मांग है, क्योंकि भारत की एक तो जनसंख्या इनकी 134 करोड़ आबादी है। दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो 80% आज भी अगर हम बात करें तो 70 या 67% लोग ऐसे हैं जो कि कृषि पर निर्भर करते हैं। और कृषि भी हमारी जो है वो सबसे, आपको पता है कृषि पूरी तरह से जल पर निर्भर करती है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल संसाधन के उपयोग होता है और उसकी मांग भी है। ठीक है, और इसी कारण से क्या हुआ कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, इनकी हमारी अगर हम बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की, तो पूरी जो पंचवर्षीय योजना है वो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और सिंचाई के संसाधनों का विकास करने के ऊपर निर्भर थी। आपको पता होगा कि हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा बहुउद्देश्य नदी घाटियों यानी के ऊपर ध्यान दिया गया था। भाखड़ा नांगल ये आपको पता होगा सतलुज नदी पे है पंजाब में। हीराकुंड जो है ये महानदी पे है उड़ीसा में। दामोदर नदी के ऊपर दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान की है, आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ये इस तरह के जो है वो सबके खास करके भारत में सिंचाई और पानी की आपूर्ति करने के लिए किए गए थे। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में सतह जल का केवल कितना होता है 2% होता है। जल का 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर में भारतीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में क्या होता है 9% से अधिक है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों के अधिक, फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश को औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ाने की संभावना बनी हुई है। अगला है सिंचाई के लिए जल की मांग। देखो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या है, कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है। मानसून का जो टाइम पीरियड है वो 4 महीने का है। 1 जुलाई को केरल में एंट्री करती है, उसके बाद में 15 सितंबर को ये बाहर से वापसी करने शुरू कर देती है। इसके बाद के जो हमारे जो रबी की फसल है यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाने वाली फसल है और मार्च अप्रैल में कटने वाली फसल है, वो पूरी की पूरी हमारी सिंचाई के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए अगर हमारी एक फसल, एक जो शाख है वो पूरी किसके ऊपर होती है, सिंचाई के ऊपर निर्भर करती है। इसके अलावा भी बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश न होना, सूखा पड़ जाना, इस तरह के अधिक हो जाने के कारण भी हमारे यहाँ पे सिंचाई ज़्यादा की जाती है। ठीक है, अगला देखो आप, बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कि कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई से संभव हो सकती है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादक असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। दूसरे फसलों के अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक होती है, जो केवल विकास सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। वास्तव में इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए जो क्षेत्र है वो 85% है, जो कि पूरी की पूरी तरह की इसके ऊपर है सिंचाई पे। इन राज्यों में गेहूं और चावल की मुख्य फसल है वो सिंचाई से पैदा की जाती है। निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में है, 51%। आप ये याद रखो कि किस में, पंजाब में सबसे ज़्यादा है 76.1 और हरियाणा में जो है वो है 51.3% है, जो कि कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और देखो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करने से क्या हो गया है कि यहाँ की जो ज़मीन है उसमें स्लेम की मात्रा या जो हम कहीं कालर लगने की जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी। इस वजह से अब धीरे धीरे ये ज़मीन जो है वो अनुपजाऊ होती जा रही है। इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर जो है वो नीचे जा रहा है
वास्तव में कुछ राज्य जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमि जल में फ्लोराइड की, अभी आपको मैंने बताया था फ्लोराइड की मात्रा, क्योंकि हमारा जितनी गहराई में पानी निकलेगा उतने ही नीचे पत्थर होता है। पृथ्वी के निचले, अगर हम आपको पढ़ाया था ना +1 में 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट कोड और मेटल और कोड। तो जैसे ही हम क्रस्ट को पार करके मेटल में जाते हैं तो मेटल पूरी की पूरी किसकी बनी हुई है, पत्थरों से बनी हुई है, पहाड़ों से बनी हुई है, चट्टानों से बनी है। और उनमें से जो पानी निकलता है वो क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिले होते हैं, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जो कि फसलों के लिए भी और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अगला संभावित जल समस्या है। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। जल के गुणों का ह्रास कैसे होता है, जैसे हमने आपको बताया कि मान लो कि जो बड़े महानगर बसे हुए हैं या बड़े उद्योग लगे हुए हैं, उनके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उन अपशिष्ट पदार्थों को नदियों नालों के अंदर बहा दिया जाता है, या गर्म दूषित जो पानी होता है उसको नालों में छोड़ दिया जाता है, या कोई आप मान लें कोई विषैले, जैसे कि कोई मेडिसिन की कोई उद्योग है, और उसका जो रासायनिक होते हैं वो समुद्र में या नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो मिलने से, उसके अंदर दूषित जल मिलने से वो भी दूषित हो जाता है और जहरीला हो जाता है, जिससे जल की जो गुणवत्ता होती है, शुद्धता होती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम गंगा की बात करें तो उसमें 6.2 में 2 पॉइंट में गंगा और इसकी सहायक नदियाँ इन स्थित शहरों में, यानी कि दिल्ली है, कोलकाता है, बड़े महानगर हैं, इन बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और नदियों का जो कूड़ा करकट है या फिर हमें कहीं शिवरों का जो पानी है वो उसमें डालने से वो दूषित हो जाते हैं। जल संरक्षण और प्रबंधन, देखो अगर इसी तरह से जल का ह्रास होता रहा तो आने वाले टाइम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो पानी की होगी। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जल का संरक्षण किया जाए। अम्लीय जल की घटती उपलब्धता और बढ़ती हुई मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलीनीकरण और सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कम कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने हैं। इस जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। इस बचत तकनीकी विधियों को और अधिक विकसित करना है, तभी जाकर हमारे देश में जो जल की जो समस्या बनी हुई है उसको कम किया जा सकता है।